हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक में 2012 के प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2012 में पहला प्रश्न है, एक स्टेट कूलम बराबर डैश डैश कूलम। आप लोग जानते हैं कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU, इसलिए एक ESU बराबर एक कूलम बट्टे 3 × 10⁻9 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1/3 × 10⁻−9। ये थोड़ा देखने में आपको क्लियर नहीं बुझाता होगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा 1/3 × 10⁻9 कूलम होता है एक स्टेट कूलम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता है। तो ये 5 डायोप्टर हो जाएंगे। आपके आंसर कितने हो जाएंगे? 5 डायोप्टर। ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता। अब देख लीजिए, ये फिगर तो इसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई देता होगा, बट आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना क्वेश्चन बैंक। यहाँ 4 माइक्रोफेराड, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ क्या है 2। इसको यदि आप सोल्यूशन कीजिएगा तो ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद ये दोनों को जोड़ लेंगे पहले श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, उसके बाद ये समांतर क्रम में जोड़ने के बाद ये आपका हो जाएगा 4। तो इस प्रकार 1 ठो 4 ये और 1 ठो 4 ये और 1 ठो 4 ये हो जाएगा सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ दीजिएगा तो उसका इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटेंस आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। वैसे इसको न्यूमेरिकल बेस पे सॉल्यूशन करके भी दिखा देंगे आपको। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए, इसका आंसर होगा 4/3 माइक्रोफैराड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न ये है कि थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं आपको एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर। इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन तो कितना हो जाएगा? 140। वही हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू। आप जानते हैं म्यू का मान 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता मतलब IRMS बराबर VRMS बराबर होता है V0/√2, यानी 200। तो इसमें जो है √2 से भाग दे देंगे और उसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 220√2 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धक क्षमता है। ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि आवर्धक ग्लास है जिसकी क्षमता दिया हुआ फिर क्षमता बोल रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो कारण ये प्रिंट ही ऐसा। ये समझ लीजिए, ये है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ही लेंस होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए थी। इसको आप मान लीजिएगा, सीधा बात है P, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो सर इसमें सूत्र लगा दीजिएगा M बराबर 1 + D/F। M बराबर 1 + D/F। डी का मान कितना दे देंगे? डी का मान दे देंगे 25 सेंटीमीटर, और F को इसमें कन्वर्ट करके कर लीजिएगा। इस प्रकार ये सरल सूक्ष्मदर्शी वाला सूत्र लगेगा। इस प्रकार ये 4 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 4 होगा आंसर। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि इन तार में विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य। जानते हैं कि W बराबर होता है VIT। तो VIT ये 1500 जूल हो जाएगा। VIT 1500 हो जाएगा इसका आंसर। VIT, V का ये मान, I का ये मान, तीनों को गुना कर W बराबर VIT जानते हैं। ये आपको गेट बना हुआ है। जानते हैं कि ये गेट होता है कौन सा गेट? आधा लौकी क्या बताया गया था? AND गेट होता है। ये क्या होता है? 2 निवेशी 1 निर्गत, AND गेट है। आगे अगला प्रश्न है, निर्वात से 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य एक वर्णी प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा। तो सीधी सी बात है कि इसके तरंगदैर्घ्य में इसके अपवर्तनांक से भाग दे देंगे तो ये पॉइंट उड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 चौके 60। इस प्रकार ये 4000 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो फिलहाल तो अभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से शुरू कर रहा है और बहुत जल्दी ही सॉल्यूशन भी कर देते हैं। तो ये समझ गए होंगे। ये प्रश्न को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, और एक बार देख भी लेना है इसको, और बुक को भी देखते रहिएगा, इसको भी देखते रहिएगा, और जितना प्रैक्टिस में रहिएगा उतनी आपकी प्रिपरेशन सही हो जाएगी। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। 2012 हो गया, अब हम लोग निकाल लेते हैं 2013। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2013 में ये प्रश्न है, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए और ये 4 ठो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है दिया हुआ है। तो 4 ठो निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो इस टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो अब समझ लीजिए कि होगा क्या।
इस दोनों अपवर्तनांक को मिला के एक आपेक्षिक अपवर्तनांक हो जाएगा, इस दोनों अपवर्तनांक को मिला के एक आपेक्षिक अपवर्तनांक हो जाएगा, और दोनों आपेक्षिक अपवर्तनांक को मिला के तो इस दोनों में एक आपेक्षिक अपवर्तनांक, इस दोनों में एक आपेक्षिक अपवर्तनांक, तो यहाँ एक आपेक्ष, इस दोनों ये निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये भी निरपेक्ष, इस दोनों मिला के एक प्रतिबिंब, इस दोनों मिला के एक, इस प्रकार दो प्रतिबिंब होगा। इसका कितना प्रतिबिंब होगा? दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़ी बूंद की धारिता, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 5 माइक्रोफैराड वाला में 64 बूंद हो तो 20 वाला में हम लोग चिन्हित करते हैं, किसमें? 20 वाला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न समय H बराबर आप जानते हैं कि I² RT होता है। इस पर बैठाइएगा तो जूल हो जाएगा, 4.18 से भागा दीजिए, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। आयाम मॉडल में सूचनांक का मान होता है, ये पिच डायग्राम से जानते हैं, 0 और 1 के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है, इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, सभी को पता है ओम होता है। दाशमिक संख्या 25 को द्विआधारी संख्या में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, ये चित्र है, इसको जोड़ लीजिएगा समांतर क्रम में, जो प्राप्त होगा उसको और इसको जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? उसकी सतह पर आप विद्युत फ्लक्स की बात यदि कर लिया जाए तो ये आंसर आपका आ जाएगा 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए, और 2000 ये तो हो गया आपका 13, और 14 में तो ऑब्जेक्टिव हटा दी, पूछा ही नहीं गया था, तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब चलेंगे हम लोग, 14 में तो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा था तो 15 की ओर चले जाएंगे। किधर? 15 की ओर चले जाएंगे। तो 15 का आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और बहुत आसान प्रश्न है 15 में भी। ये लिखा हुआ है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण 3.2 गुना 10⁻−19 कूलम एवं -3.2 गुना 10⁻−19 कूलम है, और उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10⁻−10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आप जानते हैं कि P बराबर होता है Q गुना 12, तो Q ले लीजिएगा, 12 का ये वैल्यू रख दीजिएगा। इस प्रकार इसका यदि सोल्यूशन कीजिएगा आप तो 7.68 गुना 10⁻−29 वाला आपको आंसर सही करना पड़ेगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। फिर ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराड। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट आगे बढ़ते हैं, तो अब समझ लीजिए इसको। उसके बाद है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा सब हरदम ध्यान रखिएगा, ऊर्जा या क्या होगा? कार्य। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, या जंक्शन रूल बोल सकते हैं, तो 0 होता है। चुंबकशीलता की बीमा है, तो चुंबकशीलता की बीमा है, आप लोग जानते हैं चुंबकशीलता की बीमा, ये mL T⁻⁻2 और I⁻⁻2 हो जाएगी। LR परिपथ की प्रतिबाधा, LR परिपथ की प्रतिबाधा की बात कर लिया जाए तो LR परिपथ की प्रतिबाधा जानते हैं R√R² प्लस Z बराबर √R² प्लस ω²L² होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E×B के समांतर। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है इसका तरंग दैर्घ्य, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, घटता है। आयाम मॉडल में सूचनांक का मान होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 0 से 1 के बीच में। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक नॉर गेट है तो OR गेट को याद रखेंगे A+B बराबर Y, और N का मतलब रेकरिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। मुक्त आकाश का पराविद्युतांक 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फैराड मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपको लगभग क्या है ही बहुत बार पूछा गया है, V²/R होती है, V²/R होती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऑलवेज ध्यान रखिएगा ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और kWh ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और kWh क्या होती है? ऊर्जा होती है, इसको भूलिएगा नहीं। लेंज का नियम संबंध है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से।
खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा आपको, काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा, काल्पनिक और उल्टा। तो इस प्रकार 16 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा। यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तो संयोग की फोकस दूरी की बात कर लिया जाए तो यहाँ तो ऑप्शन भी जो प्रिंट में प्रिंट सी दे देंगे, तो ये सी ही होगा ऑप्शन इसका, F/2। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, ये आपको ध्रुवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवन। एक पतले फिल्म के रंग के कारण व्यतिकरण होता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है cos फाई, शक्ति गुणांक का मान cos फाई। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक, ये स्वप्रेरकत्व हो कि अन्योन्य प्रेरकत्व हो, क्या होता है, हेनरी होता है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, अगला प्रश्न पे चलते हैं। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। प्रत्यावर्ती धारा में इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो 50 पाइएगा आप। कितने पाएंगे, 50। ये इसमें 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, चूंकि ओमेगा बराबर 2πf होता है इसलिए 2 से भाग देते हैं। निकेल कैसा पदार्थ है, तो लौह चुम्बकीय। ब्रूस्टर का नियम सभी को पता है, म्यू बराबर 10 IP। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप को बढ़ाएंगे अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान, ये √2 हो जाएगा। शिखर मान ऊपर है, यदि ये रहता ऊपर, ये बात ये पहले लिखा रहता ये तो एक पर √2 होता, I0/IRMS, तो ये √2 हो जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, 30 हर्ट्ज। ये तो श्रव्य है, श्रव्य ध्वनि के लिए होता है, श्रव्य ध्वनि। ये कैसा हो जाएगा, श्रव्य ध्वनि हो गया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्योम तरंग, तो ये 30 ये हो जाएगा आपका 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। चलिए इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार आप देख लिए कि जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव है उसको करेक्शन कर दिया गया है, और देख लीजिएगा जस्ट इसका सॉल्यूशन। और आप लोगों को मैं बोला था कि मैं ये आपका थ्योरी भी सॉल्व करूँगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व कर लीजिए, फुल्ली डिपेंड नहीं होना है, अपने से भी सॉल्व करते रहिएगा थ्योरी को, और बैठना नहीं है। एक बार भी बैठिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम आ गया, नज़दीक आ गया, अब क्या करेंगे, उसी में समय बीत गया। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, आप मेहनत करते रहिए, लिखते रहिए बस। और नज़दीक आ गया तो और तेज़ी से तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं कि स्लो हो जाएंगे। जितना नज़दीक आएगा उतना तेज़ कर देंगे तैयारी को, एग्ज़ाम प्रॉपर सही हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका 15 तक का मैं इस वीडियो में करेक्शन कर दिया हूँ, आंसर लिख दिया हूँ ठीक लगा के। तो आज की क्लास को बाबू ये 15 तक हो चुका है आपका। आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए।